इस खास चर्चा में स्वागत है। नमस्कार। आज हम एक ऐसी गाड़ी पर बात कर रहे हैं जो भारत में बहुत से लोगों के बजट में फिट हो सकती है। मारुति सुजुकी एस्प्रेसो। हाँ बिल्कुल, एंट्री लेवल सेगमेंट की एक जानी मानी गाड़ी है ये। हमें ना एक डिटेल्ड ऑटो रिव्यू और बाइंग गाइड मिला है ट्रेंड तक लाइव चैनल से जुड़ा हुआ। अच्छा। तो हमारा मकसद है कि इस जानकारी के आधार पर समझें कि ये गाड़ी असल में किसके लिए बनी है, क्या खूबियां हैं इसमें और कहाँ थोड़ी कमजोर पड़ जाती है। ठीक है, तो इस रिव्यू के हिसाब से चलेंगे। और सबसे पहली चीज जो ध्यान खींचती है वो है इसकी कीमत। रिव्यू के मुताबिक एक्स शोरूम कीमत लगभग 3.5 लाख रुपए से शुरू होती है। हाँ, 3.5 लाख रुपए, ये वाकई बहुत अग्रेसिव प्राइसिंग है आजकल के हिसाब से। है ना, आजकल इस दाम पर नई गाड़ी मिलना ही बड़ी बात है। तो यहीं से शुरू करते हैं। बिल्कुल, ये कीमत ही इसे एंट्री लेवल सेगमेंट में एक बड़ा कह सकते हैं दावेदार बनाती है। लेकिन जैसा कि रिव्यू में भी इशारा किया गया होगा, ये एक्स शोरूम कीमत है। हाँ, वो तो है। असल में गाड़ी को सड़क पर लाने तक, ऑन रोड जैसे कहते हैं, कीमत थोड़ी बढ़ जाती है। हाँ, वो जानना जरूरी है। ऑन रोड कीमत का क्या अंदाजा दिया गया है इस गाइड में, कुछ बताया है? हाँ, उसमें दिल्ली या यूपी का उदाहरण लेते हुए बताया गया है कि अलग अलग वेरिएंट्स के हिसाब से ऑन रोड कीमत करीब मान लीजिए 4,20,000 रुपए से 4,60,000 रुपए तक जा सकती है। अच्छा, 4,20 से 4,60 लाख। हाँ। तो अगर किसी का कुल बजट, जैसे रिव्यू में शायद जिक्र होगा, 5 लाख के आसपास है, तो ये गाड़ी उस दायरे में आ जाती है। और ये बात इसे पहली बार कार खरीदने वालों या जिनका बजट बहुत ही सीमित है, उनके लिए काफी आकर्षक बना सकती है। सही बात है। अच्छा, तो कीमत के मामले में तो ये वाकई काफी अग्रेसिव है। अब बात करते हैं इंजन और परफॉर्मेंस की। इसमें कौन सा इंजन लगा है और वो कैसा परफॉर्म करता है, इस बारे में रिव्यू में क्या जानकारी है? इस गाइड के अनुसार इसमें मारुति का वो जाना पहचाना 1.0 लीटर K10C पेट्रोल इंजन है। K10C, ओके। हाँ, ये इंजन लगभग 67 हॉर्स पावर की ताकत और करीब 89 न्यूटन मीटर का टॉर्क पैदा करता है। 67 bhp और 89 Nm टॉर्क। जी, अब ये आंकड़े शायद सुनने में बहुत ज्यादा न लगे, लेकिन रिव्यू का इशारा यही है कि शहर में रोजमर्रा की ड्राइविंग के लिए, सिटी यूज के लिए, ये पावर पर्याप्त है। ये वही इंजन है जो मारुति की कुछ और छोटी गाड़ियों में भी इस्तेमाल होता है, जैसे सेलेरियो वगैरह में, और अपनी विश्वसनीयता के लिए जाना जाता है। हाँ, रिलायबिलिटी तो मारुति की यूएसपी रहती है। और गियरबॉक्स के विकल्प, आजकल ऑटोमेटिक का चलन बढ़ रहा है, खासकर शहरों में। हाँ बिल्कुल, और रिव्यू में इसका भी जिक्र है। ये गाड़ी 5 स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ तो आती ही है, वो तो स्टैंडर्ड है। हाँ। साथ में AMT यानी ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन का विकल्प भी मौजूद है। AMT? हाँ, AMT असल में मैनुअल गियरबॉक्स ही होता है, लेकिन उसे एक मशीन अपने आप ऑपरेट करती है, तो ड्राइवर को क्लच दबाने और गियर बदलने की झंझट नहीं रहती। अच्छा। शहर के भारी ट्रैफिक में ये काफी आरामदायक हो सकता है। हाँ, ट्रैफिक में तो बहुत बड़ा रिलीफ होता है ये तो अच्छी बात है। और एक और जरूरी चीज, आजकल CNG, क्या उसका भी ऑप्शन है इसमें? बिल्कुल, और रिव्यू में इसे एक बड़े प्लस पॉइंट की तरह बताया गया है। एस्प्रेसो का फैक्ट्री फिटेड CNG वेरिएंट भी उपलब्ध है। फैक्ट्री फिटेड, ये बढ़िया है। हाँ, जिन लोगों के लिए गाड़ी चलाने का खर्च यानी रनिंग कॉस्ट सबसे बड़ी प्राथमिकता है, उनके लिए CNG एक बहुत ही सस्ता ईंधन विकल्प है। सही बात है। पेट्रोल की बढ़ती कीमतों को देखते हुए CNG वेरिएंट होना कई खरीदारों के लिए एक निर्णायक फैक्टर बन सकता है। बिल्कुल बन सकता है। और CNG है तो यकीनन माइलेज की बात भी बहुत अहम हो जाती है। भारतीय खरीदार तो माइलेज को लेकर बहुत ही सजग रहते हैं। इस बारे में रिव्यू के आंकड़े क्या कहते हैं? आंकड़े हाँ, काफी प्रभावशाली बताए गए हैं। रिव्यू के मुताबिक पेट्रोल वेरिएंट में करीब 24.8 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज मिल सकता है। 24.8 पेट्रोल में? हाँ, पेट्रोल में। ये ARI सर्टिफाइड आंकड़ा होता है। बेशक वास्तविक ड्राइविंग में थोड़ा फर्क आ सकता है ऊपर नीचे, लेकिन फिर भी ये इस सेगमेंट के हिसाब से बहुत अच्छा है। ये तो काफी किफायती लगता है, ऑलमोस्ट 25 किलोमीटर प्रति लीटर। और CNG में उसका क्या आंकड़ा है? CNG में तो आंकड़ा और भी चौंकाने वाला है, लगभग 32 किलोमीटर प्रति किलोग्राम। 32? बाप रे। हाँ, 32 किलोमीटर प्रति किलो, ये आंकड़े वाकई जबरदस्त है। रिव्यू में एक लाइन भी इस्तेमाल की गई है, हर किलोमीटर में मुस्कान। हर किलोमीटर में मुस्कान। हाँ, जो शायद इसी कम रनिंग कॉस्ट की वजह से है। जब ईंधन पर खर्च कम होता है तो जाहिर है जेब पर बोझ कम पड़ता है और गाड़ी चलाने में ज्यादा खुशी मिलती है। हर किलोमीटर में मुस्कान, ये लाइन सही में पकड़ में आती है, खासकर उनके लिए जिनका रोज का सफर काफी ज्यादा है या जो फ्यूल एफिशिएंसी को ही सबसे ऊपर रखते हैं। निश्चित रूप से भारत जैसे देश में जहां ईंधन की कीमतें हमेशा एक बड़ा मुद्दा रहते हैं, वहां एंट्री लेवल कार सेगमेंट में माइलेज एक किंग मेकर की तरह होता है।
सही कहा। और रिव्यू इसी बात पर जोर देता है कि एस्प्रेसो इस मोर्चे पर खरीदारों को खुश रखती है। ठीक है, तो कीमत बढ़िया हो गई, माइलेज जबरदस्त हो गया। अब आते हैं फीचर्स पर। आजकल छोटी गाड़ियों में भी लोग ठीक-ठाक फीचर्स की उम्मीद करने लगे हैं। इस गाइड में एस्प्रेसो के फीचर्स के बारे में क्या बताया गया है? देखिए, इस कीमत को देखते हुए फीचर्स की लिस्ट बुरी नहीं बताई गई है रिव्यू में। जिक्र है कि इसमें एक डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है। अच्छा, डिजिटल क्लस्टर। हाँ, जो स्पीड, फ्यूल लेवल वगैरह डिजिटल फॉर्मेट में दिखाता है। ये गाड़ी को थोड़ा मॉडर्न लुक देता है, एनालॉग डायल्स की जगह। हाँ, आजकल ये अच्छा लगता है। डिजिटल क्लस्टर एंट्री लेवल कार में मिलना अच्छा है। और इंफोटेनमेंट सिस्टम वगैरह? हाँ, टॉप वेरिएंट्स में रिव्यू के अनुसार स्मार्ट प्ले स्टूडियो टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम का जिक्र है। टच स्क्रीन भी है? जी, और अच्छी बात यह है कि ये एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले कनेक्टिविटी के साथ आता है। अरे वाह! इसका मतलब है कि आप अपने स्मार्टफोन को आसानी से कार के सिस्टम से जोड़कर मैप्स देख सकते हैं, गाने सुन सकते हैं, कॉल्स मैनेज कर सकते हैं, जो आजकल बहुत जरूरी सुविधा बन गई है, यू नो। हाँ, ये कनेक्टिविटी फीचर्स तो आजकल लगभग मस्ट हैव जैसे हो गए हैं। सुरक्षा के बारे में क्या जानकारी है? सेफ्टी फीचर्स, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है। सुरक्षा के लिहाज से रिव्यू में बताया गया है कि इसमें ड्यूल फ्रंट एयरबैग्स मिलते हैं, मतलब ड्राइवर और सामने वाले पैसेंजर के लिए। ओके, ड्यूल एयरबैग्स? हाँ, साथ में ABS यानी एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, जो तेज ब्रेक लगाने पर पहियों को जाम होने से रोकता है ताकि गाड़ी कंट्रोल में रहे। हाँ, जरूरी है। और EBD यानी इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन, जो ब्रेक की ताकत को जरूरत के हिसाब से अलग अलग पहियों में बांटता है, जिससे ब्रेकिंग और स्टेबल होती है। ये फीचर्स स्टैंडर्ड मिलते हैं। स्टैंडर्ड मतलब सभी वेरिएंट्स में? जी, रिव्यू के अनुसार ये अब स्टैंडर्ड फिटमेंट है, क्योंकि ये भारत में अनिवार्य सुरक्षा नियम भी बन गए हैं। हाँ, ये अच्छी बात है कि बेसिक सेफ्टी स्टैंडर्ड है। और केबिन स्पेस कैसा बताया गया? दिखने में तो ये काफी कॉम्पैक्ट लगती है गाड़ी। जी, रिव्यू कहता है कि साइज के हिसाब से केबिन में ठीक-ठाक जगह है। मतलब ऊंची डिजाइन की वजह से हेडरूम अच्छा मिल जाता है और सैद्धांतिक रूप से 5 लोग बैठ सकते हैं। 5 लोग? हाँ, मतलब पेपर पर 5 सीटर है। हालांकि रिव्यू ये भी इशारा करता है कि पीछे 3 अडल्ट्स के लिए शायद लंबी यात्रा बहुत आरामदायक ना हो। थोड़ी जगह की कमी महसूस हो सकती है शोल्डर रूम में। प्रैक्टिकल बात है। लेकिन इसका कॉम्पैक्ट साइज और ऊंची ड्राइविंग पोजीशन का एक फायदा बताया गया है। शहर की भीड़-भाड़ वाली सड़कों पर चलाने में इसे आसान बनाते हैं। अच्छा, सिटी ड्राइविंग के लिए इजी है। हाँ, ऐसा रिव्यू में कहा गया है। तंग गलियों में निकलना, पार्किंग में लगाना, ये सब आसान रहता है। तो कुल मिला के फीचर्स, स्पेस और कॉम्पैक्ट डिजाइन इसे शहर के इस्तेमाल के लिए एक प्रैक्टिकल पैकेज बनाते हैं, खासकर इसकी कीमत को देखते हुए। ठीक है, तो हमने कीमत, परफॉर्मेंस, माइलेज और फीचर्स पर बात कर ली, जैसा इस रिव्यू में बताया गया है। अब अगर सब कुछ समेटें, तो इस गाइड के हिसाब से एस्प्रेसो खरीदने के मुख्य कारण क्या हैं? मतलब प्रोस क्या हैं इसके? इसे क्यों चुनना चाहिए? रिव्यू के विश्लेषण के आधार पर सबसे बड़े कारण हैं, पहला, जाहिर है, इसकी बेहद कम शुरुआती कीमत। ये इसे नई कार खरीदने वालों के लिए बहुत सुलभ बनाती है। हाँ, एक्सेसिबिलिटी। दूसरा, जबरदस्त माइलेज, खासकर वो CNG वेरिएंट वाला, जिससे रनिंग कॉस्ट बहुत कम रहती है। तीसरा, मारुति सुजुकी का भरोसा। हाँ, वो तो है ही। उनका बड़ा सर्विस नेटवर्क, पार्ट्स की आसान उपलब्धता, ये सब चीजें मन की शांति देती हैं। रिव्यू में कम मेंटेनेंस खर्च का भी जिक्र है। कम मेंटेनेंस, ये भी बड़ा पॉइंट है। और क्या ये किसी खास तरह के खरीदार के लिए ज्यादा उपयुक्त बताई गई है रिव्यू में? हाँ, रिव्यू इसे खास तौर पर उन लोगों के लिए बेस्ट चॉइस के ऐसा कुछ कहता है जो पहली बार कार खरीद रहे हैं, फर्स्ट टाइम बायर्स। हाँ, या जिनका बजट बहुत ही सीमित है, या फिर जिन्हें मुख्य रूप से शहर के अंदर ही गाड़ी चलानी है, जैसे ऑफिस आना जाना या रोजमर्रा के छोटे मोटे काम। सिटी सेंट्रिक यूज। बिल्कुल, ये उन लोगों के लिए एक सस्ती, भरोसेमंद और चलाने में किफायती गाड़ी के तौर पर पेश की गई है। ठीक है, ये तो हो गए इसके प्लस पॉइंट्स जो काफी मजबूत लग रहे हैं अपने सेगमेंट के हिसाब से। लेकिन जाहिर है हर गाड़ी परफेक्ट नहीं होती। इस रिव्यू में इसकी क्या कमियां बताई गई हैं? मतलब कॉन्स क्या हैं? कौन सी बातें हैं जिनके कारण शायद कोई इसे न खरीदना चाहे? हाँ, रिव्यू कुछ बातों पर ध्यान दिलाता है। पहली चीज है डिजाइन। एस्प्रेसो का लुक थोड़ा, कह सकते हैं, बॉक्सी है। SUV जैसा बनाने की कोशिश की गई है, जो काफी हटकर है। हाँ, वो थोड़ा अलग सा डिजाइन तो है। रिव्यू का कहना है कि ये डिजाइन शायद सबको पसंद ना आए। ये पूरी तरह से व्यक्तिगत पसंद का मामला है। किसी को ये बोल्ड और यूनिक लग सकता है, किसी को शायद थोड़ा अजीब लगे। डिजाइन तो सब्जेक्टिव होता है, ये बात सही है। और कोई प्रैक्टिकल कमी, फंक्शनल? एक महत्वपूर्ण बात जो रिव्यू में उठाई गई है, वो है हाईवे पर इसकी स्टेबिलिटी। अच्छा, हाईवे पर? हाँ,
क्योंकि ये एक हल्की और थोड़ी ऊंची गाड़ी है, तो रिव्यू के मुताबिक तेज रफ्तार पर, मान लीजिए 100-110 किलोमीटर घंटा पर, या तेज हवा चल रही हो, तो इसकी स्थिरता थोड़ी कम महसूस हो सकती है। मतलब उतना कॉन्फिडेंस शायद न दे जितना कुछ दूसरी हैचबैक्स देती हैं। ये उन लोगों के लिए सोचने वाली बात हो सकती है जिनका हाईवे पर काफी आना जाना होता है। बिल्कुल। हाईवे स्टेबिलिटी का मुद्दा छोटी और हल्की गाड़ियों के साथ अक्सर आता है, और रिव्यू ने इसे पॉइंट आउट किया है। और सुरक्षा रेटिंग के बारे में क्या? हमने स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स की बात की, एयरबैग्स, एबीएस, ईबीडी, लेकिन ओवरऑल क्रैश सेफ्टी कैसी है इसकी? ये एक और चिंता है जिसे रिव्यू में हाईलाइट किया गया है। इसमें ग्लोबल एनसीएपी क्रैश टेस्ट रेटिंग का जिक्र है। हाँ, ग्लोबल एनसीएपी। ग्लोबल एनसीएपी एक स्वतंत्र संस्था है जो गाड़ियों को टक्कर मारकर उनकी सुरक्षा को परखती है और स्टार रेटिंग देती है। रिव्यू के अनुसार एस्प्रेसो को इस टेस्ट में बहुत अच्छी रेटिंग नहीं मिली है। अच्छा, रेटिंग कम है। हाँ, मतलब शुरुआती मॉडल्स को तो काफी कम स्टार मिले थे। बाद में अपडेटेड मॉडल ने थोड़ा बेहतर किया, ड्यूअल एयरबैग स्टैंडर्ड होने के बाद, लेकिन फिर भी ये सेगमेंट में टॉप स्कोरर नहीं है। तो ये सुरक्षा के प्रति जागरूक खरीदारों के लिए एक महत्वपूर्ण बिंदु हो सकता है। तो कम सेफ्टी रेटिंग एक बड़ी चिंता हो सकती है, खासकर आजकल जब लोग सेफ्टी को लेकर ज्यादा अवेयर हो रहे हैं। क्या रिव्यू इसके आधार पर कोई सुझाव भी देता है? हाँ, रिव्यू का सुझाव कुछ ऐसा है कि अगर किसी की प्राथमिकता हाईवे पर ज्यादा ड्राइविंग या लंबी यात्राएं हैं और सुरक्षा उनके लिए सर्वोपरि है, मतलब टॉप प्रायोरिटी है, तो शायद उन्हें अपना बजट थोड़ा सा बढ़ाना पड़े। थोड़ा बजट बढ़ाकर। हाँ, और शायद मारुति की ही वैगन आर या सेलेरियो जैसे मॉडल देखने चाहिए। रिव्यू का मानना है कि उनकी बिल्ड क्वालिटी या सेफ्टी परसेप्शन शायद थोड़ा बेहतर हो सकता है एस्प्रेसो के मुकाबले। ओके। लेकिन यहाँ ये साफ करना जरूरी है कि ये पूरी तरह से रिव्यू करने वाले का अपना विश्लेषण और सुझाव है, जो उन्होंने गाड़ी के परफॉर्मेंस और सेफ्टी रेटिंग्स के आधार पर दिया है। बिल्कुल, ये जानकारी देना जरूरी है कि हम सिर्फ उस रिव्यू गाइड में प्रस्तुत विचारों और विश्लेषण को सामने रख रहे हैं। तो फायदे भी हैं और कुछ चिंताएं भी हैं। अब आते हैं अंतिम निष्कर्ष पर। कुल मिलाकर इस रिव्यू का एस्प्रेसो 2025 मॉडल पर क्या फैसला है? उनका फाइनल टेक क्या है? क्या ये खरीदने लायक है? रिव्यू का निष्कर्ष काफी संतुलित और स्पष्ट लगता है। वो इसे एकदम से खराब गाड़ी नहीं कहते, बल्कि इसे खास मकसद के लिए बनी गाड़ी बताते हैं। ओके। निष्कर्ष ये है कि अगर कोई मुख्य रूप से शहर में चलाने के लिए गाड़ी देख रहा है, कम बजट में एक नई गाड़ी चाहता है, भरोसेमंद ऑप्शन चाहता है, और सबसे जरूरी बेहद किफायती गाड़ी चाहता है माइलेज के मामले में, तो एस्प्रेसो उनके लिए एक बहुत अच्छा विकल्प हो सकती है। तो टारगेट ऑडियंस के लिए फिट है। हाँ, बिल्कुल, उनके लिए जो इन चीजों को प्रायोरिटी देते हैं। और वो मजाकिया लाइन जो रिव्यू में इस्तेमाल हुई, ये शहर की ड्राइव के लिए बनी है, रेस ट्रैक के लिए नहीं, ये काफी कुछ कहती है ना? हाँ, वो लाइन असल में उम्मीदों को सही जगह पर सेट करती है। एक्सपेक्टेशन मैनेजमेंट जिसे कहते हैं। ये एक बेसिक एंट्री लेवल सिटी कार है और इसे उसी नजरिए से देखा जाना चाहिए। रिव्यू का सार यही है कि अपनी ज़रूरतों को समझें। अगर आपकी ज़रूरतें शहर की ड्राइविंग है, कम खर्च में गाड़ी चलानी है, आसान मेंटेनेंस चाहिए, तो ये फिट बैठ सकती है। लेकिन अगर आप हाईवे परफॉर्मेंस ढूंढ रहे हैं, प्रीमियम फील चाहते हैं, या टॉप नॉच सेफ्टी रेटिंग आपकी पहली प्राथमिकता है, तो शायद आपको कहीं और देखना होगा या थोड़ा ज़्यादा खर्च करना होगा। तो खरीदार को अपनी प्राथमिकता एकदम क्लियर करनी होगी। क्या उनके लिए कम कीमत और माइलेज ज़्यादा ज़रूरी है, या फिर हाईवे स्टेबिलिटी और सेफ्टी रेटिंग का वजन ज़्यादा है? ये एक तरह का चुनाव है जो इस रिव्यू के आधार पर करना होगा। बिल्कुल। कोई भी गाड़ी हर किसी के लिए परफेक्ट नहीं होती। हर गाड़ी में कुछ समझौते करने पड़ते हैं, खासकर एंट्री लेवल सेगमेंट में। रिव्यू एस्प्रेसो की खूबियों और खामियों को सामने रखता है ताकि खरीदार अपनी ज़रूरत और बजट के हिसाब से एक इन्फॉर्म्ड फैसला ले सकें। तो इस पूरी चर्चा को अगर हम संक्षेप में देखें, तो इस रिव्यू गाइड से मारुति एस्प्रेसो के बारे में मुख्य बातें ये निकल कर आती हैं। ये अपनी कम कीमत और शानदार माइलेज, खासकर सीएनजी में के लिए जानी जाती है। हाँ, बिल्कुल। इसमें बेसिक जरूरी फीचर्स जैसे टच स्क्रीन, कनेक्टिविटी और स्टैंडर्ड सेफ्टी नॉर्म्स भी मिलते हैं। शहर के लिए ये एक प्रैक्टिकल गाड़ी बताई गई है। सही है। वहीं दूसरी तरफ रिव्यू इसके बॉक्सी डिजाइन पर उंगली उठाता है, जो व्यक्तिगत पसंद का मामला है बेशक। हाँ, हाईवे पर संभावित कम स्थिरता की बात करता है और ग्लोबल एनसीएपी की औसत सेफ्टी रेटिंग जैसी बातों पर चिंता भी जताता है, और सुझाव देता है कि हाईवे यूजर शायद दूसरे विकल्प भी देख सकते हैं। ये सारी जानकारी निश्चित रूप से उन लोगों के काम आएगी जो इस बजट सेगमेंट में गाड़ी खरीदने का सोच रहे हैं। काफी क्लैरिटी मिली होगी। हाँ, उम्मीद तो यही है। और ये विश्लेषण एक दिलचस्प सवाल भी छोड़ जाता है हमारे सोचने के लिए। अच्छा, क्या सवाल? कि गाड़ी खरीदते समय कीमत कितनी महत्वपूर्ण होनी चाहिए। क्या कम कीमत के लिए हाईवे सुरक्षा या स्थिरता जैसे पहलुओं से थोड़ा समझौता करना जायज़ है,
खासकर एंट्री लेवल सेगमेंट में जहां बजट ही सबसे बड़ा फैक्टर होता है। ये तो वाकई एक मुश्किल सवाल है। ये एक ऐसा नैतिक और व्यावहारिक द्वंद्व है जिसका सामना शायद कई खरीदार करते होंगे। या फिर भविष्य की तरफ देखें तो जैसे जैसे हमारे शहर और घने होते जाएंगे, ट्रैफिक बढ़ेगा, पार्किंग की जगह कम होगी और उत्सर्जन नियम और सख्त होंगे, तो क्या एस्प्रेसो जैसी छोटी, कॉम्पैक्ट, किफायती और फ्यूल एफिशिएंट गाड़ियां शहरी परिवहन का भविष्य बन सकती हैं? इनका महत्व कितना बढ़ेगा? ये भी एक सोचने वाला सवाल है। क्या ऐसी गाड़ियां स्मार्ट अर्बन मोबिलिटी का हिस्सा बनेंगी? ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री लगातार बदल रही है, टेक्नोलॉजी विकसित हो रही है और खरीदारों की प्राथमिकताएं भी बदल रही हैं। एस्प्रेसो जैसी गाड़ियां इस बदलाव में अपनी जगह कैसे बनाती हैं या कैसे इवॉल्व होती हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। बिल्कुल। खैर, इस जानकारीपूर्ण चर्चा के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। उम्मीद है इस रिव्यू गाइड से मिली जानकारी एस्प्रेसो को बेहतर ढंग से समझने में मददगार साबित होगी और लोग अपनी जरूरतों के हिसाब से सही फैसला